हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस का प्लेटफॉर्म का सेट देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 सेट कर लिया था। आज जो होने वाला है सेट नंबर है 3। तो वॉल्यूम 2 का ये सेट नंबर 3 है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से है। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि पर 3500 रुपया पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे 3500 गुना 6 गुना 3 बटा 100। कैंसिल होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 18, 18 गुने 35 करेंगे, आंसर आएगा वो होगा 630। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सीरीज दिया गया है 97, 97 के बाद 88 है, 88 यानी कि माइनस करेंगे 9, 88 माइनस 3 करेंगे तो ये होगा 85, 85 माइनस 9 करेंगे तो 85 माइनस 9 करेंगे तो ये होगा 76, 76 माइनस 3 करेंगे तो ये होगा 73, फिर 73 माइनस 9 करेंगे तो 13 में से 9 तो 4 यानी कि ये होगा 64। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 73 माइनस का 9 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 64। ठीक है, और 64 माइनस 3 प्राप्त करेंगे तो वो होगा 61। तो ऑप्शन हो जाएगा डी 64। नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का HCF 11 है और उनका योग 132 है। यदि 2 संख्या 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो मान लिया जाता है एक संख्या 11A और 11B है, 44 से बड़ा है और HCF 11 है तो 11A और 11B संख्या है, यानी कि 11A प्लस 11B बराबर 132 है। 11 इंटू लिख सकते हैं 11A प्लस 11B जो बराबर है वो 132 के बराबर है, यानी कि 11 LCM 11 कॉमन होगा, 11 इंटू A प्लस B इक्वल टू होगा 1 3 2 के। 11 से कैंसिल करेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि A प्लस B का वैल्यू जो है वो 12 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 टूटेगा 7 और 5 में। ठीक है, 7 और 5 में तो 11A यानी कि 11 सते 77 और 11 पचे 55। तो ये हमारा संख्या हो जाएगा। पूछा गया है यदि दोनों संख्याएं के बीच का अंतर क्या होगा, तो 7 में से 5 तो 2, 7 में से 5 तो 2, तो अंतर होगा वो 22 के बराबर होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जानने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द क्या है। जानने की इच्छा यानी कि जिज्ञासु कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, वही जीने की चाह रखने वाले जीना यानी कि जो जीने की चाहता है वो उसे जिजीविषा कहते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासु कहलाता है। जो जाना जा सके उसे ज्ञातव्य कहलाता है। ज्ञातव्य जो जाना जा सके वह ज्ञातव्य कहलाता है। जिज्ञासा का बात किया जाए तो जानने की इच्छा ये कहलाता है जिज्ञासा। ठीक है, नेक्स्ट है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों को जोड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। यह वाक्य किस काल में है। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, तो यह एक संदिग्ध वर्तमान है। संदिग्ध यहाँ पे होगा लिखा है, यानी कि संदिग्ध है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, यानी कि संदिग्ध वर्तमान है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मयंक ने मोहित को डंडे से मारा। मयंक ने मोहित को डंडे से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा मयंक ने मोहित को डंडे से मारा। इसमें वाक्य में से संप्रदान कारक है। डंडा से यानी कि से संप्रदान कारक, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, संप्रदान से। संप्रदान कारक है यहाँ पे, संप्रदान कारक, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। वाक्य के घटक क्या क्या होते हैं, तो वाक्य के घटक उद्देश्य और विधेय होते हैं। उद्देश्य और विधेय यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य के काल एकार्थी शब्द का निम्नलिखित वाक्य में काले एकार्थी शब्द का सही अर्थ युग्म क्या होगा। धूत प्रथा का दुष्परिणामी पांडवों के साथ उनकी माता पृथा को भी भुगतना पड़ा। तो प्रथा और पृथा ये दोनों का मतलब क्या है, तो अगर बात किया जाए प्रथा का, तो प्रथा का मतलब है परंपरा। इस प्रथा का मतलब है परंपरा, और पृथा का मतलब है कुंती। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है, तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं।
जिसके आर पार देखा जा सके वह पारदर्शी कहलाता है, जिसे पार न देखा जा सके वो अपारदर्शी कहलाता है, और जिसे हल्का फुल्का देखा जा सके उसे पारभासी कहते हैं। जो कोई नाटक देखे उसे दर्शक कहा जाता है, जो नाटक देखता है उसे दर्शक कहते हैं। जिसे देखा जा सके उसके लिए जिसे देखा जा सके पारदर्शी कहलाता है। तो जिसके पार देखा जा सके वो हो जाएगा पारदर्शी। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कबीर की रचनाओं में किस रस का वर्णन ज़्यादा मिलता है? सबसे अधिक किस रस का वर्णन है? तो वो है भक्ति रस। कबीर का बात किया जाए तो ये भक्ति रस के कवि हैं। कबीर जी निर्गुण संत साहित्य काव्य धारा के अग्रणी कवि है। उनकी प्रमुख रचना है बीजक, सखी, सबद, रमैनी, बेली, बार, बसंत, सुख निधन, होली आगम, बसंत इत्यादि। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से संबंधित हुई है। यह बल किस पर निर्भर करता है? तो यह वस्तु के द्रव्यमान और उनके बीच के दूरी पे डिपेंड करता है। गुरुत्वाकर्षण बल का बात किया जाए तो न्यूटन के द्वारा इसका नियम दिया गया था, जो बराबर होता है F बराबर होगा G(m1 m2 बटा r स्क्वायर के। ठीक है, तो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है वो बल। तो ऑप्शन हो जाएगा F वो वस्तु के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एक चुंबक लोहे की कील को आकर्षित करता है। यह मुख्यतः किस क्षेत्र के माध्यम से होता है? तो यह होता है चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से। चुंबक का बात किया जाए तो चुंबक अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र ही वह माध्यम है जिसके द्वारा चुंबक अन्य चुंबकीय पदार्थों पर बल आरोपित करते हैं। अगर बात किया जाए फेरोमैग्नेटिक का, याद रखिएगा 3 पदार्थ फेरोमैग्नेटिक में, तो यह होता है फेरस, कोबाल्ट और निकेल, एफी कोनी। ठीक है, एफी कोनी ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और स्वयं भी चुंबकित हो सकते हैं। जब लोहे की कील चुंबक के चुंबक क्षेत्र में आती है तो कील के भीतर के सूक्ष्म चुंबकीय डोमेन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे कील अस्थायी रूप से चुंबकित हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चुंबकीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14 में बोला गया है किसी रस्सी में तनाव एक प्रकार का आंतरिक बल है। किसी रस्सी में तनाव यानी कि टेंशन एक प्रकार का आंतरिक बल है जो रस्सी के विभिन्न भागों को एक साथ बनाए रखता है। जब उस पर किसी प्रकार का खिंचाव डाला जाता है तो वह कौन सा बल है? तो वह है संपर्क बल। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तनाव एक बल है जो रस्सी, केबल, चेन या इसी तरह के वस्तु के माध्यम से प्रेषित होता है जब इसे विपरीत दिशाओं में सिरों से खींचा जाता है। यह रस्सी के भीतर एक आंतरिक बल है जो रस्सी के टूटने से बचाने के लिए खिंचाव का विरोध करता है। रस्सी का प्रत्येक भाग अपने आसन भाग को खींचता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर हर दिशा से लगता है। ठीक है, जो हमें पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित रखता है। यह किसके कारण होता है? तो यह होता है वायु के अणु के भार और उनकी गति के कारण। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु पर उसके ऊपर स्थित वायु के स्तंभ के भार के कारण लगने वाला दाब है। वायुमंडलीय गैस के कई परतों से बना है और इन गैस के अणु होते हैं जिनका द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इन वायु अणुओं को नीचे की ओर खींचता है, जिसे उनका भार होता है जो mg के बराबर होता है। W = mg के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त वायु के अणु निरंतर यादृच्छ गति में होते हैं, जैसे गैसों की अनुगत सिद्धांत। जब ये अणु किसी सतह से टकराते हैं तो उस पर बल लगाते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल यह दाब के रूप में अनुभव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। जब कोई वस्तु किसी तरल में तैरती है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बॉयंस फोर्स को हटाए गए भार के बराबर होता है। यह वस्तु और तरल के बीच एक निर्भरता को दर्शाता है। यह कौन सा सिद्धांत है? तो यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। यह हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगर बात किया जाए पास्कल का नियम का, तो पास्कल का नियम बतलाता है P = होता है प्रेशर = होता है HDG। हुक्स का नियम बतलाता है कि स्ट्रेस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। तो यहाँ पे बतलाया गया था तैरने वाली वस्तु के संबंधित उत्प्लावन बल का, तो यह संबंधित है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच स्थिर विद्युत बल उनके आवेशों की प्राकृतिक यानी कि समान या विपरीत पर निर्भर करता है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। एफ जो डायरेक्ट कूलॉम्स के नियम के अनुसार कूलॉम्स के नियम के अनुसार एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर के। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर के, यह है कूलॉम्स का नियम, जहाँ के का वैल्यू होता है, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यह है कूलॉम का नियम। नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद गोलाकार आकृति धारण करती है। यह पानी के अणुओं के बीच किस बलों के किस गुण का परिणाम है, तो यह सहसंजक बल का परिणाम होता है। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद गोलाकार आकृति धारण करती है। यह पानी के अणु के बीच सहसंजक बलों का परिणाम होता है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव के पृष्ठ का एक गुण है जो उसे अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की अनुमति देता है। यह द्रवों के पृष्ठ को एक तनी हुई झिल्ली को तरह व्यवहार करने का कारण बनता है। पानी की बूंद को गोलाकार आकृति धारण करना पृष्ठ तनाव का एक प्रत्यक्ष परिणाम है। पृष्ठ तनाव द्रव के अणु के बीच सहसंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। सहसंजक बल ही एक पदार्थ के अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण बल होते हैं। पानी के अणु H2O का बात किया जाए तो इसके अणु ध्रुवीय होती हैं जो एक दूसरे को हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से आकर्षित करते हैं, जो प्रबल सहसंजक बल है। द्रव के पिंड के भीतर प्रत्येक अणु सभी दिशाओं में पड़ोसी अणुओं द्वारा समान रूप से खींचा जाता है, इसलिए उस पर कुल बल जो होगा वो शून्य होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 19। एक साधारण मशीन जैसे लीवर या घिरनी प्रयास और भार के बीच एक संबंध प्रदान करता है जिससे कार्य करना आसान हो जाता है। लीवर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बात किया जाए लीवर, तो लीवर आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है, जो बल गुने बल के बीच की दूरी बतलाता है। आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। साधारण मशीन ऐसे उपकरण है जो लगाए गए बल की दिशा या परिमाण को बदलकर कार्य को आसानी से बनाती हैं। लीवर एक प्रकार का साधारण मशीन है। एक लीवर एक दृढ़ छड़ होती है जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम सकती है, जिसे फलक्रम कहते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के लीवर होते हैं। लीवर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अगर फलक्रम बीच में होगा तो यह प्रथम श्रेणी का होगा, लोड बीच में होगा तो द्वितीय श्रेणी का होगा और इफोर्ट्स बीच में होगा तो वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन तब होता है। प्रकाश का अपवर्तन का बात किया गया है। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन का यानी कि अपवर्तन का। प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न होती है, अलग अलग होती है। यह प्रकाश के माध्यम के बीच एक संबंध बनाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। यहाँ से ध्यान देना है, 2 माध्यम यानी कि एक जो जिसमें वायु का स्पीड कम होगा तो वो डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम कहलाता है। सघन माध्यम कहलाता है। वही यदि अगर बात किया जाए वायु का स्पीड अधिक होगा तो वह रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम कहलाएगा। अगर बात किया जाए सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो प्रकाश की किरणें यह दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है। यदि सघन से विरल की ओर जाएगा तो दूर भागेगा। वही अगर इसका अपोजिट जाएगा यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, न कि दूर। तो विरल से सघन यदि पार होता है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि को संचारित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ध्वनि को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम जरूरी है। ठीक है, संचार होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ध्वनि और माध्यम के बीच एक किसके संबंध को दर्शाता है? तो पूर्ण संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ध्वनि को संचारित होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। यह ध्वनि और माध्यम के बीच पूर्ण संबंध को दर्शाता है। ध्वनि और माध्यम के बीच पूर्ण संबंध को दर्शाता है। बात किया जाए ध्वनि को, तो ध्वनि का स्पीड जो डिपेंड करता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। सबसे अधिक जो ध्वनि होगा वो सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा और उसके बाद गैस में होगा, यानी कि मीडियम पे पूर्ण रूप से डिपेंड करता है।
ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के कंपन द्वारा होता है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने आसपास के माध्यम के कणों को कंपन कराती है। ये कण अपने पड़ोसी कणों को कंपन कराते हैं और इस प्रकार ध्वनि ऊर्जा तरंग के रूप में फैलती है। ध्वनि और माध्यम के बीच पूर्ण निर्भरता को दर्शाता है। बिना माध्यम के ध्वनि का अस्तित्व या संचरण संभव नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। भारत में किसी राष्ट्रीय पार्टी को मान्यता देना या रद्द करना चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग का गठन का बात किया जाए तो अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 से 29 तक चुनाव आयोग की शक्ति एवं कर्तव्य से संबंधित है। चुनाव आयोग किसी भी पार्टी को मान्यता प्रदान करता है, रद्द करता है। पार्टियों का चुनाव चिन्ह, चुनाव के प्रचार के समय का निर्धारण एवं चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष कराना भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। तो ये हो जाएगा, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता दिया जाएगा? जब वो 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 23। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा कितने खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है? बात किया जाए यदि अकबरनामा का, तो यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल के द्वारा यह कितने खंडों में बांटा गया है? तो यह 3 खंडों में विभाजित है। अकबरनामा पहला भाग में अकबर के पूर्वज अर्थात तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासक का इतिहास का वर्णन है। वही दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है और तीसरे भाग आईने अकबरी, जिसमें मुगल प्रशासन का डाटा है। ठीक है, 3 भाग में वर्णित है। पहले भाग में अकबर से पूर्व की घटना, दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का वर्णन और तीसरे भाग में मुगल प्रशासन का डाटा है। अकबरनामा को तैयार करने में अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखे गए विभिन्न ग्रंथों की सहायता ली थी, जिनमें तुजु के बाबरी, हुमायूंनामा, तजाकिरात इल वकियात तथा तारीख ए रसीदी प्रमुख थे। मुगलकालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अबुल फजल की हत्या सलीम के इशारों से ओरछा के बुंदेलशहर वीर सिंह देव बुंदेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मार्च 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिला के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह किस मांग के लिए था? तो यह राजस्व वसूली में छूट के लिए था, खेड़ा सत्याग्रह। बात किया जाए तो खेड़ा में फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा मालगुजारी वसूली की जा रही थी। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया और मालगुजारी माफ करने की मांग की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल एवं गांधी जी ने पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज है। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वर्ष इसके अध्यक्ष जो थे गांधी जी थे। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि नेताओं ने भी गांधी जी का सक्रिय सहयोग दिया था। नेक्स्ट है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी का बात किया जाए तो यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। किसका? तो महेंद्रगिरी दूसरी ऊंची चोटी है पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट का सबसे अधिक ऊंचा चोटी का बात किया जाए तो जिंगा गाड़ा जो है सबसे अधिक ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1690 है। जिंगा गाढ़ा जिसकी ऊंचाई जो है वो है 1690 मीटर, 1690 मीटर। वही पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी का बात किया जाए तो महेंद्रगिरी का ऊंचाई है 1501 मीटर। 1501 मीटर महेंद्रगिरी का ऊंचाई है। ठीक है, पूर्वी घाट प्राचीन मुर्दार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिंगा गाड़ा। सह्याद्री का बात किया जाए तो सह्याद्री पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच पठारी भाग को कई स्थानों नामों से जाना जाता है। तेलंगाना का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? सकल घरेलू उत्पाद में किसे शामिल किया जाता है? तो सकल घरेलू में अंतिम वस्तुओं की बिक्री को सम्मिलित किया जाता है। अंतिम वस्तुओं की बिक्री को भारत के वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसका आकलन राष्ट्रीय अथवा किसी उपभोक्ता सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष के योगफल द्वारा भी किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा अंतिम वस्तुओं की बिक्री में को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा
भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई? तो यह हुआ था वर्ष 1949 में। वर्ष 1949 में विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को संविधान में समावेश किया गया था। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को संविधान में समावेश किया गया। 14 मई 1954 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था। एक है जम्मू कश्मीर से संबंधित 370 और 35A। 35A का बात किया जाए तो 14 मई 1954 को यह जोड़ा गया था। 14 मई 1954 को, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान जोड़ने का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 को, डेट याद रखना है, 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस यह कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 5 सितंबर का बात किया जाए तो 5 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात किया जाए यदि 2 जून को, तो 2 जून को तेलंगाना का स्थापना होता है, 2 जून 2014 को। ठीक है, यहाँ से याद रखना है, एक शिक्षक दिवस से याद रखना है, शिक्षक दिवस से विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है एवं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर का बात किया जाए, 15 अक्टूबर का, तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व छात्र दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है? भागीरथी और अलकनंदा यह कहाँ पे मिलती है उसके बाद गंगा बनती है? तो देवप्रयाग में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी उत्तरकाशी जिला में लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमाद्री से निकलती है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत, अलकनंदा का बात किया जाए तो इसका उद्गम स्रोत है बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमानी से। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के वर्तमान किस राज्य में स्थित है? रंगपुर का बात किया जाए तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में राज्य में स्थित है रंगपुर। रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। यहाँ से जला हुआ धान की भूसी मिला हुआ है। रंगपुर की खोज किया गया था रंगनाथ राव के द्वारा। याद रखना है, रंगनाथ राव के द्वारा रंगपुर का खोज किया गया था। यह मादर नदी के तट पे स्थित है। मादर नदी के तट पे रंगपुर से पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुआ है। गुजरात से अन्य स्थल का बात किया जाए तो प्रमुख स्थल है लोथल, धौलावीरा जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित किया जा चुका है। सुरकोटदा, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर, ये सभी साइट्स जो हैं वो गुजरात से संबंधित हैं और यह यूनेस्को, यह जो है हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है। हड़प्पाकालीन स्थल है गुजरात के लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर, रंगपुर, ये सभी गुजरात के ही स्थल है। अगर बात किया जाए भारत में तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक स्थल जो मिला है वो गुजरात से ही मिला है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहा गया है? ऋग्वेद के मंत्र के समूह को क्या कहा गया है? तो यह सूक्त कहलाता है। ठीक है, सूक्त कहलाता है। 10 मंडल हैं। अगर बात किया जाए ऋग्वेद को तो 10 मंडलों में बांटा गया है और सूक्तों की संख्या बात किया जाए तो सूक्त की संख्या है 1024 और ऋचा, याद रखना है, ऋचा की संख्या है 10,462 लगभग ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। तृतीय मंडल में, तीसरा मंडल में, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में बात किया जाए तो तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सविता देवी को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 सूत्र, 9वें मंडल में 114
सोम देवता को समर्पित है। 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल का बात किया जाए तो 10वां मंडल में पुरुष सूक्त समाज का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, 3 वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन्हें त्रयी कहा गया है। त्रयी कहा गया है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, और वही अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो विद्वान होते हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, ऋग्वेद पढ़ने वाले विद्वानों को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो हैं ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, ऐत्रेय और कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। तो बात किया जाए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। 148 तक से 151 तक, तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, 148 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय एवं न्यायाधीश को, और इनकी जो टेन्यूर होता है वो 6 या 65 वर्ष, 6 वर्ष तक या 65 वर्ष जो भी पहले हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन किस वर्ष पारित किया गया था? तो RTI पारित किया गया था वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 आया था। सूचना प्रौद्योगिकी IT एक्ट 2000 में आया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य साधन, ई-कॉमर्स के माध्यम से पहले के कागजात आधारित संचार के साधन पर किए गए सभी लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करना था। यह लागू होता है 17 अक्टूबर 2000 को। 17 अक्टूबर 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू कर दिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 7 व्यक्ति LMNOPQR एक सीधी पंक्ति में बैठते हैं। ठीक है, M P के ठीक बाईं ओर बैठा है, M जो है P के ठीक बाईं ओर बैठा है, O Q के ठीक दाईं ओर बैठा, R P के ठीक दाईं ओर बैठा है, R जो है P के ठीक दाईं ओर बैठा है तथा L के ठीक बाईं ओर बैठा है, R जो है L के ठीक बाईं ओर बैठा है, N L के ठीक दाईं ओर बैठा है, N जो है L के ठीक दाईं ओर बैठा है तथा O के ठीक बाईं ओर बैठा है। और बचा कौन? 1 2 3 4 5 6 हुआ है, यहाँ पे 7 व्यक्ति है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इधर पे हो जाएगा Q। पूछा गया है N के बाईं ओर से दूसरे, N के बाईं ओर से दूसरे कौन हो जाएगा? तो N के बाईं ओर से दूसरा यह हो जाएगा R। ठीक है, N के प्रथम बाईं ओर L, दूसरा बाईं ओर ये हो जाएगा R, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा D। नेक्स्ट है, राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताब छापने का ऑर्डर मिला जिसमें उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिन में पूरा किया। ठीक है, 17/27 काम को 34 दिन में पूरा करता है, तो 17/27 काम को 34 दिन में पूरा करता है, तो एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 34/17 गुने 27, यानी कि 17 दूना 34, 27 दूना के 54 दिन में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर पूछा गया है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो ये टोटल हो जाएगा, वो हो जाएगा 21 त्रिभुज। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थक बतलाना है। वेरीगेटेड का मतलब होता है रंग बिरंगा या विविध, वेरीगेटेड यानी कि रंग बिरंगा या विविध। एंटोनिम्स क्या होगा? यानी कि उल्टा क्या होगा? यानी कि सिमिलर हो जाएगा, यानी कि एक जैसा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, डिफरेंट मीन्स होता है अलग, वेरियस मीन्स होता है अतिरिक्त, विविध। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिमिलर यानी कि एक जैसा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। डू यू ऑब्जेक्ट माई ओपनिंग्स द विंडो, डू यू ऑब्जेक्ट टू माई ओपनिंग द विंडो, 2 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स और द वर्ड हिस्टोरीज इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स यानी कि
वर्ड्स के ओरिजिन का स्टडी या वर्ड्स हिस्ट्री इज कॉल्ड, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा इटमोलॉजी, इटमोलॉजी, ETYMOLY ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट नरेशन। पीटर सेड टू मी डू यू लाइक हॉर्स राइडिंग, तो सही हो जाएगा पीटर आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड हॉर्स राइडिंग, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ही इज, तो इसमें कौन सा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो जाएगा? तो ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। ही विल फिनिश द टास्क, ही विल फिनिश द टास्क, तो द टास्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। चेक द एरर इफ एनी ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। लेट अस एट आउट टुडे एज वी आर टायर्ड, लेट अस एट आउट, लेट अस एट आउट, यहाँ पे लेट अस एट आउट के जगह पे लेट के साथ ऑब्जेक्ट और फिर V1 का प्रयोग होगा, यानी कि लेट अस ईट आउट होगा, इट नहीं, लेट अस यहाँ पे इट होगा, EAT, लेट अस ईट आउट टुडे एज वी आर टायर्ड, हमें ये खा लेने दो क्योंकि हम भूखे हैं, ठीक है। लेट अस ईट होगा ना कि एट होगा, क्योंकि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 होता है, यानी कि V3 नहीं, तो ईट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह चालक के सिरों के बीच विभवांतर पर मुख्यतः करता है, यह संबंध किस नियम के द्वारा दर्शाया जाता है? तो यह है ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है I के। किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह चालक के सिरों के बीच विभवांतर पर मुख्यतः करता है, तो यह V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि V इक्वल टू जो होगा I इंटू R के बराबर होगा, और यह बतलाता है ओम का नियम, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा B। नेक्स्ट है सौर मंडल में ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, ठीक है, ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। यह विशाल पैमाने पर एक बल से संबंधित है, यह बल कौन सा है? तो यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर बात किया जाए सौरमंडल का, तो सौरमंडल में सूर्य 8 ग्रह एवं बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर बना है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, इसका द्रव्यमान सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% है, ठीक है। अगर बात किया जाए गुरुत्वाकर्षण का नियम का, तो यह दिया गया था न्यूटन के द्वारा। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सूर्य प्रत्येक ग्रह पर एक आकर्षण बल डालता है, यह बल ग्रह को सूर्य के चारों ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है, जो ग्रह को उसको कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि यह बल न होता तो अपनी स्पर्श रेखीय गति के कारण सीधी रेखा में अंतरिक्ष में उड़ जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 46। रासायनिक बंध परमाणुओं को एक साथ जोड़कर अणु बनाते हैं। रासायनिक बंध परमाणुओं को एक साथ जोड़कर अणु बनाते हैं। सबसे प्रबल प्रकार का रासायनिक बंध कौन सा है? तो यह हो जाएगा आयनिक बंध। सबसे प्रबल यानी कि सबसे मजबूत कौन है? तो वो है आयनिक बंध। आयनिक बंध सबसे मजबूत बंध बनाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 47 नंबर। जल H2O एक अणु है। जल H2O एक अणु है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के 2 हाइड्रोजन परमाणु से किस बंधन द्वारा अबंध होते हैं? तो यह सहसंयोजी अबंध द्वारा अबंध होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलायक में पूरी तरह से घुल जाता है या जुड़ जाता है। हवा किसका उदाहरण है? हवा का बात किया जाए तो यह गैस का विलयन, गैसों का विलयन है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, गैसों का विलयन है। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। एसिड प्लस बेस को रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यह किस अभिक्रिया द्वारा आयन के पूर्ण संयोजन का जुड़ाव है? तो यह अगर बात किया जाए एसिड प्लस बेस जो बनाएगा साल्ट प्लस वाटर, तो यह एक प्रकार का उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे बात किया जाए एसिड में HCl लिया जाता है, HCl एसिड है हमारा। बेस का बात किया जाए तो यह है NaOH, यह एक प्रकार का क्षार है। जब HCl को NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा NaCl यानी कि नमक यानी कि लवण, प्लस जो बनेगा वो बनेगा H2O, ठीक है, H2O। तो यह एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 50 बहुलक।
बहुलक यानी कि पॉलीमर्स बहुत बड़े अणु होते हैं। पॉलीमर्स बहुत बड़े अणु होते हैं जो कई छोटी इकाइयों के रासायनिक रूप से संयोजित होने से बनते हैं। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन एथीन का बहुलक है, एथिलीन का। ठीक है, बहुलक बहुत बड़े अणु होते हैं जो कई छोटी इकाई के रासायनिक रूप से जुड़ने से बनते हैं। पॉलीथीन एथीन यानी कि एथिलीन का बहुलक है। बहुलक बहुत बड़े अणु यानी कि मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं जो कई छोटी दोहराई जाने वाली संरचना इकाई जिन्हें एकलक यानी कि मोनोमर कहा जाता है, उसके रासायनिक रूप से एक साथ जुड़ने के से बनता है। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन का एकलक एथीन है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 है। रासायनिक सूत्र का बात किया जाए तो C2H4 है। पॉलीथीन का उपयोग मेनली प्लास्टिक बैग, फिल्म, बोतल और अन्य उत्पाद को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है मिश्र धातु। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है जो उनके परमाणुओं के परस्पर मिलने से बेहतर गुण प्रदान करता है। बतलाना है पित्तल किसका मिश्र धातु है। पित्तल का बात किया जाए तो यह तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का। मिश्र धातु दो या दो से अधिक, ये पित्तल का बात किया जाए तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पित्तल इसमें कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। मात्रा अगर बात किया जाए तो पित्तल की तांबा की मात्रा अधिक होती है, जस्ता की मात्रा कम होती है। पित्तल का उपयोग संगीत वाद्य यंत्र जैसे तुरही, ट्रैम्बोन, नल और फिटिंग, सजावटी सामान और कारतूस के खोल बनाने में पित्तल का यूज किया जाता है। तांबा और टीना। तांबा और टीना का मिश्र धातु ब्रोंज यानी कि कांसा कहलाता है। कांसा कहलाता है तांबा और टीन का। लोह और मैग्नीशियम मिलकर मैग्नीलियम बनाता है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, मैग्नीलियम जो हल्की वस्तु बनाने में इसका यूज किया जाएगा। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु मैग्नीलियम कहलाता है। नेक्स्ट है किसी अणु की संरचना उसके परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों के प्रकार और व्यवस्था पर आधारित होती है। बतलाना है किसी अणु की संरचना उसके परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधों के प्रकार और व्यवस्था पर आधारित होती है जो उसके किस गुण को दर्शाता है। तो यह रासायनिक और भौतिक दोनों गुण को दर्शाता है। किसी अणु की संरचना से तात्पर्य अणु में परमाणु एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और स्पेस में उनकी त्रिविमीय व्यवस्था कैसी है। परमाणुओं की व्यवस्था जैसे रेखीय, त्रिकोणीय, समतलीय, चतुष्फलकीय आदि होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रतिकर्षी सिद्धांत जैसे नियम द्वारा आधारित है, यानी कि वेस्पर थ्योरी द्वारा इसकी रासायनिक संरचना डिपेंड करता है। अणु की यह संरचना उसके रासायनिक और भौतिक दोनों गुणों का मौलिक रूप से निर्धारित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 53। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा जाता है। इन दोनों लेंसों की समायोजन क्षमता क्या होगा? तो P1 इक्वल टू होगा P1 इक्वल टू 100/f यानी कि 100/f यानी कि प्लस 100/f यानी कि f यहाँ पे 50 है यानी कि +2 डायोप्टर। अगर अब अभिसारी लेंस है तो +2 डायोप्टर। अब है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़ा जाता है यानी कि P2 का वैल्यू हो जाएगा 100/20 यानी कि इसमें अभिसारी लेंस है तो -5 डायोप्टर हो जाएगा, -5 डायोप्टर। P इक्विवेलेंट होगा P1 प्लस P2 के। P1 है का वैल्यू है 2 डायोप्टर प्लस का और P2 का वैल्यू है -3 डायोप्टर यानी कि -5 डायोप्टर। तो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा -3 डायोप्टर के। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो लोकसभा के लिए होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा के लिए। अगर बात किया जाए लोकसभा एवं विधानसभा दोनों के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा एवं विधान परिषद के लिए होना चाहिए 30 वर्ष। अगर बात किया जाए राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए यह एज होना चाहिए 35 वर्ष। ग्राम पंचायत में सदस्य बनने के लिए एज होना चाहिए 21 वर्ष। ग्राम पंचायत में यानी कि मुखिया बनने के लिए जो एज होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी? तो लगभग 85%। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन सी एक कृषि आधारित उद्योग है? इनमें से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है, यानी कि किस उद्योग में हमें कच्चा माल जो मिलेगा वो कृषि से मिलेगा? तो लोहा एवं इस्पात के लिए यह
कोयला पे डिपेंड करता है, तो कृषि से कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। सीमेंट के लिए चूना पत्थर, कैल्शियम ये इत्यादि कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अगर रेशम वस्त्र का बात किया जाए तो रेशम वस्त्र एक कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसके लिए 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, जैसे मलबरी, एरी, तसर, मूंगा रेशम का प्रकार है। मलबरी रेशम, एरी रेशम, तसर और मूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जिनका उत्पादन कृषि से ही होता है। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है। यह नारा किससे संबंधित है, यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है, तो इसका संबंध है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन स्वतंत्र भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण आंदोलन था। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिला के रैनी गांव में 1973 में यह आंदोलन शुरुआत हुआ था। 1973 में चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया। वही अगर बात किया जाए एपिको आंदोलन का, तो एपिको आंदोलन का संबंध है उत्तर कन्नड़ जिला के, यानी कि कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिला के पश्चिमी घाट में हुआ था एपिको आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 58। वर्साई की संधि 1919 में किसके किसके बीच हुई थी, वर्साई की संधि। तो प्रथम विश्व युद्ध में विजय राष्ट्रों तथा जर्मनी के बीच हुआ था वर्साई की संधि, ठीक है। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध में विजित राष्ट्र यानी कि मित्र राष्ट्र तथा गुट राष्ट्र जिसमें जर्मनी था इससे हुआ था। बोला जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी वर्साई की संधि में ही कर दिया गया था, क्योंकि इसमें हर्जाने के रूप में जर्मनी पर अधिक कर थोप दिए गए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 59। किताबुल हिंद किसकी रचना है, किताबुल हिंद यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो किताबुल हिंद अल बरूनी ने लिखा है, अल बरूनी ने, ठीक है। किताबुल हिंद के रचनाकार हैं, रचना किया गया है अल बरूनी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसे तारिख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किताबुल हिंद को तारिख उल हिंद, तारिख उल हिंद के भी नाम से जाना जाता है। अल बरूनी मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय भारत आया था। किताबुल हिंद पुस्तक में 11वीं सदी में भारत के विभिन्न बात जैसे सामाजिक स्थिति, साहित्य, राजनीतिक, धर्म इत्यादि का उल्लेख है। अल बरूनी है जो फारसी और अरबी दोनों भाषा का ज्ञाता होता है। प्रथम मुस्लिम अल बरूनी जिन्होंने पुराणों का गहरा अध्ययन किया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र की स्थिति के शहीद हुए थे। तो याद रखना है 8 अगस्त 1942 को यह घटना हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उसके 3 दिन बाद यानी कि 11 अगस्त 1942 को, ठीक है, 11 अगस्त 1942 को डेट याद रखना है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, उसके 3 दिन बाद यानी कि 11 अगस्त 1942 को हुआ था। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों का एक जुलूस पटना के सचिवालय पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में आगे बढ़े। विद्यार्थियों के इस जुलूस पर जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलवाई थी। इस गोलीबारी में 7 छात्र शहीद हो गए जबकि अनेक लोग घायल भी हुए थे। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त 1942 को पूरे पटना में बंद का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है बांग्लादेश के साथ भारत के किन राज्य की सीमा मिलती है, तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सीमा बनाता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बांग्लादेश के साथ सार्वत्रिक सीमा लगभग 4096 किलोमीटर की लंबाई की सीमा लगता है। लगभग 4096 किलोमीटर की लंबाई की सीमा लगती है, 4096। त्रिपुरा जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का रेखांकन सर रेडक्लिफ ने किया था। सॉरी, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। भारत और बांग्लादेश ने 1974 में भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे 2015 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा स्माइल योजना को कब शुरू किया गया। स्माइल योजना पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। स्माइल योजना का उद्देश्य आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता करना है। यह 12 फरवरी 2022 को शुरुआत किया गया था। 12 फरवरी 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार हरित बजट 2025-26 का आकार क्या है, तो लगभग 16,000 करोड़ रुपया है। बिहार हरित बजट 2025-26 का आकार लगभग है 16,000 करोड़ रुपया। बिहार सरकार की वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हरित बजट है 15,588.28 करोड़ रुपया। 15,588
588.28 करोड़ यानी कि लगभग 16,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री यान है? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कौन सा है? तो यह हो जाएगा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में जो स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी को किया गया था। इसमें कुल 42 द्वीप है जिनमें अत्याधुनिक समुद्री जंतु एवं वनस्पति की विविधता है। समुद्री कीटों को अत्यधिक प्रजातियां पाई जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो यह अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह 10 डिग्री कैनल के द्वारा अलग होता है। देखिए याद रखिएगा 8, 9 और 10। 8, 9 है, यह है अरब सागर के पास मालदीव और मिनिकॉय के बीच। मालदीव और मिनिकॉय के बीच है 8 डिग्री। मालदीव मिनिकॉय के बीच है 8 डिग्री। अगर 9 डिग्री का कब बात किया जाए तो मिनिकॉय और कावारती के बीच है वो है 9 डिग्री। 8 डिग्री मिनिकॉय और कावारती के बीच है 9 डिग्री। और 10 डिग्री का बात किया जाए 10 डिग्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है वो है 10 डिग्री। 6 डिग्री चैनल का बात किया जाए तो ग्रेट निकोबार में है 6 डिग्री। 10 डिग्री है अंडमान निकोबार में। पाक जल संधि का बात किया जाए तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल संधि, और कोको जल संधि उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप यानी कि म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है वो है कोको जल संधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 समूह अक्षर में 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? ई के बाद आई के, सी के बाद 4, ई के बाद 4 छोड़े आई आया, आई के बाद जे यानी कि 2 छोड़े के आया। उसी तरह सी के बाद 4 छोड़े जी आया, जी के बाद एच नहीं आया यानी कि 2 छोड़े, पी के बाद क्यू आर एस टी 4 छोड़े और टी के बाद यू भी यानी कि 2 छोड़े यानी कि 4 और 2 छोड़ रहे हैं। जी के बाद एच आई जे के एल यानी कि यहाँ पे 5 छोड़ना पड़ रहा है यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो ओड हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है। उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना लड्डू बनाया जा सकता है? तो अगर बनाना चाहे तो 4 यानी कि यह गोला है यानी कि गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब इससे हमें बनाना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो 4/3 पाई का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा आर क्यूब यानी कि 7 गुने 7 बटा 3.5 गुने 3.5 गुने 3.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 35 दूना 70 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यह हो जाएगा 8 लड्डू। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं जिससे ऊर्जा का प्रवाह होता है। हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में किसकी भूमिका में होते हैं? अगर बात किया जाए हरे पौधे का तो ये उत्पादक की भूमिका में होते हैं। उत्पादक की भूमिका में। उत्पादक का बात किया जाए तो ये खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं। उत्पादक मुख्यतः स्वपोषी होते हैं जिसका अर्थ है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आमतौर पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ये उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे, शैवाल, कुछ बैक्टीरिया उत्पादक होते हैं। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शर्करा जैसे कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। अगर बात किया जाए उपभोक्ता का तो उपभोक्ता ये परपोषी होते हैं। ये उपभोक्ता परपोषी होते हैं यानी कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मुख्यतः शाकाहारी होते हैं एवं द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं। नेक्स्ट है सहजीवन यानी कि सिम्बायोसिस। दो विभिन्न प्रजातियों के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। सिम्बियोसिस दो विभिन्न प्रजातियों के बीच एक घनिष्ठ संबंध होता है। लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? अगर बात किया जाए लाइकेन का तो यह कवक और शैवाल का सहजीवी है। कवक और शैवाल का सहजीवी है लाइकेन। लाइकेन का बात किया जाए तो लाइकेन सहजीवी यह है कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है वो है लाइकेन। ठीक है, जो एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर भी है, पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। नेक्स्ट है परागकण। परागन के लिए कई पौधे कीटों, पक्षियों या हवा पर आश्रित रहते हैं। हवा से परागन क्या कहलाता है? तो हवा से परागन एनिमोफिली कहलाएगा। एनिमोफिली। हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब वाटर यानी कि परागन जो
पानी के माध्यम से होगा तो वह हाइड्रोफिली कहलाएगा, हवा के माध्यम से होगा तो वह एनिमोफिली कहलाएगा। एंटोमोफिली, अगर कीटों का बात किया जाए तो कीटों से परागण होगा तो वह एंटीमोफिली कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 71। माता पिता से संतान में लक्षण का संचरण जीन के माध्यम से होता है। माता पिता से संतानों में लक्षणों का संचरण जीन के माध्यम से होता है जो डीएनए में स्थित होता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक आनुवांशिक गुण का संचरण करता है। जीन निर्मित होता है किस चीज से? तो जीन बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कोशिकाएं उत्तक बनाती है, उत्तक अंग बनाती है, अंग मिलकर अंग तंत्र बनते हैं। यह जीव के शरीर में संरचनात्मक और कार्यात्मक पद अनुक्रम है। उत्तक शब्द बतलाना है, उत्तक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्तक शब्द जेवियर बीचेट के द्वारा दिया गया था। जेवियर बीचेट ने उत्तक शब्द दिया था, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवित जीव और निर्जीव वातावरण एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होते हैं? तो यह सभी संबंधित होते हैं, ये आपस में संबंधित यानी कि परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे के लिए प्रयोग करने योग्य रूपों में बदलने के लिए विशेष जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। यह पौधे और जीवाणुओं के बीच किस प्रकार का महत्वपूर्ण संबंध है? तो यह एक म्यूचुअलिज्म या स्थिरीकरण हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हार्मोन शरीर के विभिन्न भागों के बीच रासायनिक संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को समन्वित और जोड़ते हैं। इंसुलिन का क्या कार्य है? इंसुलिन का कार्य बतलाना है। तो इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करना है। इंसुलिन जो अग्नाशय से निकलता है, यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसके कारण डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और अणुओं का एक जटिल नेटवर्क है जो रोगजनक से लड़ने के लिए मिलकर जुड़कर काम करता है। कौन प्रतिरक्षा प्रणाली के निर्माण में सहायक है? तो यह हो जाएगा लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दी गई संतुलित रासायनिक समीकरण में XYZ का मान क्रमशः क्या होगा? S8 है, S2 है। तो यहाँ पे संतुलित समीकरण का बात किया जाए तो X के जगह पे हो जाएगा 1, Y के जगह पे 4 और Z के जगह पे 4। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इनमें किस यौगिक का इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होगा? इसमें किस यौगिक का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो उच्चतम होगा? तो वह हो जाएगा CH3COOH का, CH3COOH का। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल दोनों का OH बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धारा I2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम क्रमशः B1, B2, B3 है। कौन सा संबंध इनमें से सही होगा? तो इसमें से बतलाना है इनमें कौन सा संबंध सही होगा। तो वह हो जाएगा B3 जो ग्रेटर होगा B2 से और B2 ग्रेटर होगा B1 से, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने इंदिरा सौरजगिरी जल विकासम योजना शुरुआत किया है? इंदिरा सौरजगिरी जल विकासम योजना यह शुरुआत किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर किया है? तो यह किया गया है रोटरडैम नीदरलैंड ने। नेक्स्ट है 82 नंबर 82 में बोला गया है किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है? किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है? तो S-400 को। नेक्स्ट है सूडान के नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सूडान के नए PM कौन बने हैं? तो कामिल अल तैयब इदरीस, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आदि शक्ति अभियान जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरुआत किया गया है, यह किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आदि शक्ति अभियान यह महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत किया है। आदि शक्ति अभियान महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, यह महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है सतलुज और काली नदी के बीच हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो यह कुमाऊं हिमालय कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म का बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। शाहनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था गुजरी देवी। ठीक है, गुजरी देवी, गुजरी देवी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बिहार सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरुआत किया है? तो शुरुआत किया गया है जीविका मिशन योजना। जीविका मिशन योजना ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो भारत का रैंक है 130वां। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? WHO के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया जिनेवा में, जिनेवा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना किया गया था और 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट है चिप आधारित ई पासपोर्ट को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया है भारत में। भारत में चिप आधारित ई पासपोर्ट को लॉन्च किया गया है। यात्रा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए चिप ई पासपोर्ट जारी किया गया है। दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैष्णवी राठौर को, वैष्णवी राठौर को। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम FCI। स्थापना का बात किया जाए तो 14 जनवरी 1965 को FCI का स्थापना किया गया। मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करने वाली संस्था कौन सी है? तो वह सेबी करता है। स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है सेबी। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई में है। 1988 को इसकी शुरुआत हुई और वैधानिक मान्यता 1992 में दी गई थी। तुहिनकांत पांडे वर्तमान में सेबी के अभी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है 97 नंबर, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वे थे डी उदय कुमार, जो IIT के छात्र थे। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। IIT बॉम्बे से छात्र थे डी उदय कुमार। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा कौन सी कहलाती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। नेक्स्ट है बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ये हो जाएगा सोन परियोजना। सोन परियोजना इसकी शुरुआत वर्ष 1874 में की गई थी। सोन नदी का बात किया जाए तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। पूर्वी सोन नहर वारुण नामक स्थान पर सोन नदी से निकाली गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सोन परियोजना। 1874 में यह प्रारंभ किया गया था। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था वर्ष 1956 में। आज़ादी के बाद भारत भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसमें फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। भारत सरकार ने 14 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1 अक्टूबर 1953, डेट याद रखना है, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, 1953 को। तो इसी के साथ हम लोग आज 100 क्वेश्चन देखे और इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। थैंक यू आप सभी का।